गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने यूनिट फर्स्ट में निर्देशांक रूपांतरण तक पढ़ाई की थी। निर्देशांक रूपांतरण क्या है? निर्देशांक रूपांतरण कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन अपन पढ़ रहे हैं और उसकी डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली थी कि किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों से भिन्न होते हैं। उन दोनों निर्देश तंत्रों के जो कोऑर्डिनेट हैं उनके मध्य रिलेशन स्थापित करना ही निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। आज अपन स्थिति फर्स्ट पढ़ते हैं कि दो निर्देश तंत्र तो दो हैं, लेकिन जो पार्टिकल है जिसकी अपन निर्देश तंत्र की व्याख्या करेंगे वो स्थिर है। तो अपना फर्स्ट जो एप्लीकेशन कह देंगे वो है स्थिर अवस्था में कण के लिए। फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है स्थिर अवस्था में कण के लिए निर्देशांक रूपांतरण। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे स्थिर अवस्था में कण के लिए निर्देशांक रूपांतरण। देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। एक निर्देश तंत्र है जिसे अपन S से डिनोट करेंगे। इसका मूल बिंदु O है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z। इसे y से शो करता हूं और इसे z से शो करता हूं। x, y और z। दूसरा निर्देश तंत्र है जिसे अपन s डैश से शो करेंगे। जिसके कोऑर्डिनेट है x डैश, y डैश और z डैश, और उसका मूल बिंदु है o डैश। देखो दो निर्देश तंत्र हैं s व s डैश। दो निर्देश तंत्र s व s डैश हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः है x y z एवं x डैश y डैश z डैश है, जिनके मूल बिंदु O व O डैश है। दोनों निर्देश तंत्र निश्चित दूरी r0 वेक्टर पर स्थित, यानी कि दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? r0 वेक्टर, अर्थात O डैश इक्वल टू r0 वेक्टर। इसे अपन शो भी कर सकते हैं। O और O डैश के जो बीच की जो डिफरेंस है, दूरी है, वो कितनी है? r0 वेक्टर। दोनों निर्देश तंत्रों में किसी कण P के लिए अपन पढ़ रहे हैं, किसी कण P की व्याख्या करनी है। एक निर्देश तंत्र S में O से जो P है उस दूरी को अपन कहेंगे r वेक्टर से डिनोट करेंगे, और दूसरे में O डैश से जो P है, O डैश से P उस दूरी को अपन डिनोट करेंगे r डैश वेक्टर से। O डैश से P दूरी को r डैश वेक्टर से और O से जो P दूरी है उसको r वेक्टर से डिनोट करेंगे। और दोनों निर्देश तंत्रों के लिए कण P के जो निर्देशांक हैं वो x, y, z और x डैश, y डैश और z डैश। डायग्राम को ध्यान से देखो। इसकी डायरेक्शन है O से P, इसकी डायरेक्शन है O डैश से P, और इसकी डायरेक्शन है O से O डैश, O से O डैश। एक निर्देश तंत्र S है जैसे मैं खड़ा हूं, दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है जो दूसरे स्थान पर खड़ा है। क्लासरूम में दो टीचर खड़े हैं और दोनों टीचर किसी एक स्टूडेंट जो स्थिर है, किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है, उसके जो कोऑर्डिनेट है उसमें रूपांतरण स्थापित करेंगे।
तो दो निर्देश तंत्र किसी एक स्थिर कण के लिए निर्देशांकों के बीच में रूपांतरण करने की घटना को स्थिर अवस्था में कण के लिए निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। तो अपन देखते हैं, ये डायरेक्शन में लिख लेते हैं OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, O डैश P वेक्टर इक्वल टू R डैश वेक्टर। इनकी डायरेक्शंस का भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखो अपन जानते हैं, ये लिख सकते हो आप, R वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, XI कैप YJ कैप प्लस Z K कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये देखो निर्देशांकों में सबसे पहले अपन स्थिति का रूपांतरण निकालेंगे। तो अपना जो ट्रायंगल है OPO डैश, इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में सदिश नियम लगाते हैं। तो अपना जो ट्रायंगल है OPO डैश में सदिश नियम, सदिश नियम यही है बच्चों, सदिश नियम में डायरेक्शन को देखा जाता है कि डायरेक्शन O से P है, फिर O से O डैश है और O डैश से P है। तो अपन जैसे O से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, ये इसकी डायरेक्शन विपरीत हो गई तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। फिर O डैश से O आ रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन तो O से O डैश है, अपन आ रहे हैं O डैश से O की तरफ तो ये भी साइन का आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो सदिश नियम से बताओ क्या लिखेंगे अपन कि OP वेक्टर, फिर P से O आ रहे हैं, O डैश आ रहे हैं, तो अपन डायरेक्शन अपनी उल्टी है तो यहाँ नेगेटिव साइन करके अपन लिख देंगे O डैश P वेक्टर। साइन नेगेटिव कर दिया तो जो अपनी वैल्यू है उसको O डैश P डिनोट कर दो। फिर अपन आ रहे हैं O डैश से O की तरफ, साइन नेगेटिव कर दो और दूरी O डैश वेक्टर इक्वल टू 0। ये भी वेक्टर की डायरेक्शन है। अब इनकी वैल्यू करते हैं अपन। OP वेक्टर का मान कितना है बच्चों, R वेक्टर, माइनस O डैश P वेक्टर का मान कितना है बच्चों, R डैश वेक्टर, माइनस O डैश वेक्टर का मान कितना है, R नॉट वेक्टर इक्वल टू 0। स्थिति के रूपांतरण समीकरण के लिए पहला है स्थिति का रूपांतरण समीकरण, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से बच्चों R डैश वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो अपने पास में आ जाएगा R डैश वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर माइनस R नॉट वेक्टर। इस R डैश वेक्टर को 0 के इस तरफ ले लो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, R डैश वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर माइनस का R नॉट वेक्टर, जहां R नॉट वेक्टर नियत दूरी है, फिक्स दूरी है दोनों के बीच में, तो क्या लिखोगे, जहां R नॉट वेक्टर नियत दूरी। स्थिति के जो रूपांतरण आए हैं उसको इक्वेशन दे दो और वो इक्वेशन है अपनी 3। आगे लिखेंगे इक्वेशन 3 से वेग के रूपांतरण समीकरण के लिए, वेग के रूपांतरण समीकरण के लिए इक्वेशन 3 का समय t के सापेक्ष अवकलन करने, अवकलन करने का, तो करो बच्चों इक्वेशन 3 का, तो क्या हो जाएगा, t r डैश अपॉन dt इक्वल टू टी आर अपॉन dt। यहां कांस्टेंट है r नॉट, नियत दूरी है, कांस्टेंट का अवकलन करोगे क्या आएगा, 0। और dr डैश अपॉन dt को क्या कहते हो बच्चों, स्थिति में परिवर्तन की दर, क्या कहलाता है, वेग। तो dr डैश अपॉन dt को क्या कहोगे, v डैश वेक्टर इक्वल टू dr अपॉन dt को क्या कहोगे, v वेक्टर। यानी कि वेग में रूपांतरण नहीं होता, लिख दोगे वेग में रूपांतरण नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि v डैश जो s डैश निर्देश तंत्र का वेग आ रहा है कण का, वही जो वेग है वो s का आ रहा है v के बराबर है। दोनों निर्देश तंत्रों की जो वेग की वैल्यू है वो बराबर आ रही है, v डैश इक्वल है किसके, v के, तो वेग में रूपांतरण नहीं हो रहा।
आगे देखते हैं अपन इक्वेशन 4 से, इसी इक्वेशन 4 पे लो त्वरण का रूपांतर, स्थिति, वेग और त्वरण, इन तीनों का रूपांतर समीकरण निकालते हैं। तो इक्वेशन 4 से त्वरण के रूपांतरण समीकरण के लिए, रूपांतरण समीकरण के लिए इक्वेशन 4 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करो इक्वेशन 4 का, देखो डी वी डैश वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन dt, डी वी डैश अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन dt। अब देखो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है, वो त्वरण कहलाती है। तो यहाँ वेग में परिवर्तन v डैश हो रहा है तो उस त्वरण को कैसे डिनोट कर देंगे, a डैश से, और यहाँ वेग v वेक्टर है अपॉन dt है तो उसको त्वरण को कैसे डिनोट कर दोगे, a वेक्टर से। तो a डैश वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, ठीक है। इक्वेशन नंबर जो 5 है अपनी वो क्या कहलाती है, त्वरण का रूपांतर समीकरण। लेकिन त्वरण के देखो दोनों निर्देश तंत्रों में समान है, इसलिए त्वरण का रूपांतर समीकरण, त्वरण का रूपांतरण नहीं होता। तो फिर स्थिर अवस्था में कण के लिए निर्देशांक रूपांतरण में किसका रूपांतरण होता है, केवल और केवल स्थिति का रूपांतरण होता है, वेग और त्वरण का रूपांतरण नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि अपने पास में जो दोनों निर्देश तंत्र हैं वो नियत दूरी पर स्थित है, वो गति नहीं कर रहे हैं, उनके मध्य जो दूरी है वो कांस्टेंट है, नियत दूरी है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि नियत दूरी होने के कारण इनके वेग और त्वरण का रूपांतरण नहीं होता। तो लास्ट में लिखोगे आप कि स्थिति या स्थिर अवस्था में कण के लिए निर्देशांक रूपांतरण, अब देखो वेग नहीं है तो समय नहीं है, भाई वेग करता है तब टाइम लगेगा, ये तो दूरी फिक्स है, टाइम कब लगेगा जब कोई पार्टिकल गति करता हो। अब वेग ही नहीं है तो टाइम नहीं है, इसलिए स्थिर अवस्था में कण के लिए, स्थिर अवस्था में कण के लिए निर्देशांक रूपांतरण, निर्देशांक रूपांतरण काल अनाश्रित, समय पे डिपेंड नहीं है, समय पे इंडिपेंडेंट है, काल अनाश्रित प्राप्त होते हैं। टाइम डिपेंडेंट नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, ये था अपना स्थिर अवस्था में कण के लिए निर्देशांकों का रूपांतरण। सेकंड पढ़ते हैं। अब मान लो पार्टिकल स्थिर नहीं है, पार्टिकल मूव कर रहा है, गति कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, स्थिर नहीं है। सेकंड लिखेंगे गतिशील अवस्था में कण के लिए निर्देशांक रूपांतरण, गतिशील अवस्था में कण के लिए निर्देशांक रूपांतरण। सेकंड अपना ये पार्टिकल गति कर रहा है और उस गति को, उस वेग को अपन v वेक्टर से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और वो जो v वेक्टर है उसको स्मॉल v से, डायग्राम में देखते हैं ये चीज, डायग्राम बनाते हैं। तो एक निर्देश तंत्र है अपना x, वैसे ही दो निर्देश तंत्र बनाते हैं। एक निर्देश तंत्र s है जिसके निर्देशांक है x, y और z, मूल बिंदु है जिसका O। दूसरा है S डैश जिसके कोऑर्डिनेट है x डैश, y डैश और z डैश, मूल बिंदु है जिसका O डैश। ये कह रहा है कि दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में मूल बिंदु O पर ही स्थित थे, लेकिन कुछ समय बाद जो निर्देश तंत्र S डैश है वो यहां से गति करता है O से, और O से गति करके O डैश पर चला जाता है।
वेग करता है बच्चों, और ये वेग कितना स्मॉल v वेक्टर से। अब आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, वेग इनटू समय। तो वेग के साथ में टाइम भी आएगा, बिना टाइम के वेग होगा नहीं। पिछले अपन ने स्थिर के अंदर इसी मान को क्या माना था, r0 वेक्टर। स्थिर थे कितनी दूरी पर, r0 वेक्टर पर, तो दूरी के बराबर क्या हो गया, वेग इनटू समय। ठीक है, v वेक्टर वेग से गति करके o से o' पर चला जाता है, इसलिए v वेक्टर p से डिनोट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, यहां जाने के बाद कंडीशन एग्जांपल से समझो, दोनों टीचर एक ही स्थान पर खड़े थे। कुछ समय बाद दूसरा जो टीचर है एस डैश, एस तो खड़ा रहा है, लेकिन जो एस डैश है यहां से नियत वेग v से गति करके और o' पर आ जाता है। यहां पार्टिकल वहां पर है p। अब उसके कोऑर्डिनेट दोनों देखते हैं और उनमें रूपांतरण ज्ञात करते हैं। नीचे लिख देना कि जो v वेक्टर वेग है, v वेक्टर नियत वेग से गतिशील है। ध्यान रहे कि कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन आगे अगर करेंगे तो 0 होगा। यहां से देखते हैं कण P और o' से कण P। कण P के निर्देशांक वही देखो x y z और x डैश y डैश और z डैश। o से P की डायरेक्शन के लिए दूरी जो है वो r वेक्टर है, और o' से P के लिए जो दूरी है वो r डैश है। बाकी कुछ जो पार्ट है वो पीछे जो पड़ा है उसी का है सेम, केवल r0 की जगह क्या आ गया यहाँ पे v वेक्टर t। ठीक है, थोड़ी लिखोगे इसमें, माना डायग्राम के बाद लिखोगे दो निर्देश तंत्र S व S डैश है, दो निर्देश तंत्र S व S डैश है। निर्देश तंत्र माना दो निर्देश तंत्र S व S डैश है। प्रारंभ में जब टाइम नहीं था t इक्वल टू 0 पर, बिना टाइम के प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर दोनों निर्देश तंत्र संपाती है। संपाती का मतलब एक ही स्थान पर स्थित है, लेकिन कुछ समय बाद निर्देश तंत्र S डैश निर्देश तंत्र S के मूल बिंदु O से नियत वेग v वेक्टर से गति करके o' पर चला जाता है। जहां कण P के निर्देशांक क्या है, x डैश y डैश z डैश, x डैश y डैश z डैश है। ठीक है, ये हो गई इसकी डायग्राम की थ्योरी। दो निर्देश तंत्र S व S डैश है, प्रारंभ में दोनों एक ही जगह पर स्थित थे, S और S डैश संपाती है, लेकिन कुछ समय बाद निर्देश तंत्र S डैश निर्देश तंत्र S के मूल बिंदु O से नियत वेग v से गति करके o' पर चला जाता है, जहां कण P के निर्देशांक x डैश y डैश z डैश है। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे, वही प्रक्रिया जो हमने पीछे की थी, स्थिति के रूपांतरण निकालेंगे, वेग के रूपांतरण निकालेंगे और फिर त्वरण के रूपांतरण निकालेंगे। तो पहले ट्रायंगल OP O' में सदिश नियम से देखो क्या लिखोगे आप, OP वेक्टर ये डायरेक्शन O से P है,
फिर अब आएंगे अपन P से O डैश की तरफ, तो लेकिन डायरेक्शन इसकी देखो ऐसे है और लिख रहे हैं अपन P से O डैश, तो माइनस का O डैश P वेक्टर और माइनस का O डैश वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि सभी भुजाओं का योग 0 होता है। OP वेक्टर का मान कितना है बच्चों, R वेक्टर माइनस O डैश P का मान कितना है, R डैश वेक्टर माइनस O डैश का मान कितना है, स्मॉल p वेक्टर T, ठीक है, इक्वल टू क्या है 0। अब यहां से अपने को स्थिति का रूपांतरण निकालना है, स्थिति का इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन स्थिति का रूपांतरण समीकरण वही बच्चों R डैश की वैल्यू निकाल लो, R डैश को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा R वेक्टर माइनस का V वेक्टर T। ये फर्स्ट इक्वेशन के बाद में जो सेकंड है वो अपनी आई है स्थिति का रूपांतरण समीकरण। R डैश की वैल्यू निकाली है हमने R वेक्टर माइनस का V वेक्टर T, जहां V वेक्टर नियत है, ध्यान रहे आगे अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा 0 होगा। फिर देखो वेग का रूपांतरण समीकरण, वेग का रूपांतरण समीकरण कैसे निकालोगे, इक्वेशन 2 का स्मॉल t के सापेक्ष अवकलन करने का, तो करो बच्चों अवकलन dr डैश अपॉन dt इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt माइनस, देखो v जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करोगे क्या आएगा 0, तो क्या हो जाएगा ये, देखो कांस्टेंट का करोगे एक बार, v का करोगे 0 हो जाएगा, लेकिन फिर t का करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का केवल v वेक्टर इक्वल टू इक्वल तो पहले लिख दिया, तो dr डैश अपॉन dt, dr अपॉन dt, v का करोगे 0 हो जाएगा, t का करोगे 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा केवल माइनस v वेक्टर। तो क्या लिखोगे, देखो इसको dr डैश अपॉन dt को कैपिटल में लिख देना, इनको कैपिटल V डैश वेक्टर, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाएगा। V डैश वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर माइनस का स्मॉल v वेक्टर, क्या है वेग का रूपांतरण समीकरण, लिख देना इक्वेशन नंबर 3। फिर आगे किसका निकालना है, वही त्वरण का रूपांतरण समीकरण। त्वरण के रूपांतरण समीकरण के लिए इक्वेशन 3 का स्मॉल t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv डैश अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन dt माइनस 0, क्योंकि जो स्मॉल v है वो कांस्टेंट है, नियत वेग है, जिसका 0 हो जाएगा, और इसका dv डैश अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन dt, क्या लिखोगे बच्चों a डैश वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, यानी कि त्वरण में रूपांतरण नहीं होगा, इक्वेशन नंबर 4। लेकिन देखो पहले अपन जो स्थिर था पार्टिकल उसमें वेग में भी रूपांतरण नहीं हुआ था, इसमें तो वेग में भी रूपांतरण हो रहा है, v डैश इक्वल टू v माइनस का v आ रहा है, यानी कि इसमें टाइम का पार्ट भी आ रहा है। इसलिए ये कह सकते हैं कि गतिशील अवस्था में कण के लिए रूपांतरण समीकरण काल आश्रित प्राप्त होते हैं, तो लिखेंगे गतिशील अवस्था में कण के लिए रूपांतरण समीकरण काल आश्रित, यानी कि जो टाइम पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें कहते हैं काल आश्रित, और जो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं काल अनाश्रित। रूपांतरण समीकरण काल आश्रित प्राप्त होते हैं। तो अपन ने इस मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट में अब तक के जो टॉपिक हैं वो क्या क्या पढ़े हैं, निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश तंत्र की डेफिनेशन, यानी कि कण की स्थिति की कल्पना करने के लिए, स्थिति की पूर्ण ज्ञान देने के लिए अपने को निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है।
इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय होता है और दूसरा अजड़त्वीय होता है। अपन ने जड़त्वीय और अजड़त्वीय की व्याख्या करने के लिए न्यूटन के नियम पढ़े, क्योंकि न्यूटन के नियमों के बिना जड़त्वीय और अजड़त्वीय नहीं समझे जा सकते। न्यूटन का जो जड़त्वता का नियम है उसका पालन करने वाले निर्देश तंत्र को जड़त्वीय, नहीं पालन करने वाले को अजड़त्वीय कह दिया अपन ने। इसके बाद में अपन ने निर्देशांक रूपांतरण कि किसी एक ही घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण उसी ही घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों से भिन्न प्राप्त होते, अलग अलग प्राप्त होते। उन अलग अलग निर्देशांकों में आपस में संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। अब अपन ने निर्देशांक रूपांतरण चार प्रकार से पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पढ़ा था स्थिर अवस्था में कण के लिए निर्देशांक रूपांतरण, सेकंड पढ़ा है गतिशील अवस्था में कण के लिए निर्देशांक रूपांतरण। दोनों के जो समीकरण है देखो क्या क्या है। स्थिर अवस्था में स्थिति के रूपांतरण आए थे r डैश इक्वल टू r माइनस r नॉट, वेग वाला आया था v डैश इक्वल टू v वेक्टर और त्वरण का आया था a डैश इक्वल टू a वेक्टर। ये स्थिर अवस्था में कंडीशन फर्स्ट के लिए थे ये। और अब कंडीशन सेकंड में कौन कौन से इक्वेशन आए गतिशील अवस्था में, r डैश वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर माइनस का स्मॉल v वेक्टर t, v डैश वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर माइनस स्मॉल v वेक्टर, ठीक है बच्चों, माइनस का स्मॉल v वेक्टर और लास्ट में त्वरण का a डैश इक्वल टू a वेक्टर। ये अपने आए गतिशील अवस्था में कण के लिए रूपांतरण समीकरण। तो देखो त्वरण का जो रूपांतरण समीकरण है दोनों का सेम है, यानी कि त्वरण में रूपांतरण नहीं होगा, क्योंकि वेग जो v है स्मॉल v वो नियत है। त्वरण कब होता है, वेग में जब परिवर्तन होगा तब। वेग में परिवर्तन ही नहीं है तो त्वरण में रूपांतरण होगा क्या, नहीं होगा। v डैश इक्वल टू v माइनस v, इसमें तो देखो v वाले में भी रूपांतरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो दूरी है वो नियत है। और वही बात, वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण में नहीं होगा। दूरी में परिवर्तन नहीं है तो वेग में परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे वेग है, इसलिए वेग का मान आ गया। स्थिति का जो रूपांतरण है निश्चित दूरी स्थिर दूरी के लिए r नॉट आ गया, अगर गतिशील है तो कौन से वेग से माइनस v, ये v वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो अपन ने दो एप्लीकेशन पढ़े हैं निर्देशांक रूपांतरण के, स्थिर अवस्था में कण के लिए रूपांतरण समीकरण और गतिशील अवस्था में कण के लिए रूपांतरण समीकरण। आगे थर्ड कंडीशन पढ़ेंगे कल। थैंक यू।